Good morning, all of you. We are studying People as Resource, second chapter of Economics for class 9. In previous lecture, we have already discussed how people can be used as an assets for the economy rather than a liability. How human capital is important in building up nation. We studied the importance of education, skill development, and medical care in the formation of human capital, right? So to understand that concept of human capital formation and their impact, we have studied here story of Sakal and Vilas last time, right? So today we are going to discuss economic activities by मेंस एंड वुमेन्स. सो स्क्रीन के ऊपर में जो आपको टॉपिक दिख रहा है, दिस टॉपिक इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेंस एंड वुमेन्स. इसको आज हमको कवर करना है. सो लाइक विलास एंड साकाल, पीपल हैव बीन engage in various activities. We saw that Vilas sold fish and Sakal got a job in the firm, right? तो विलास और साकाल के स्टोरी से हमें पता चलता है कि दोनों की जो एक्टिविटीज़ है वो टोटली डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन एंड बिकॉज ऑफ देयर फैमिली बैकग्राउंड. तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे पूरे देश के पिक्चर को हम समझ सकते हैं कि अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रोफेशन होता है और उसके अलग अलग कॉजेज़ भी होते हैं कि वो किस फैमिली से, किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, उनमें कौन सी स्किल डेवलप है, उनकी हेल्थ कैसी है. ये काफ़ी हद तक ये जो फैक्टर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि उन्हें कौन से प्रोफेशन को चॉइस करना है, आगे जाके कौन से ऑक्यूपेशन को उनको आगे क्या करना है, कैरी करना है. तो ये काफ़ी हद तक इन फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड होता है और ये लास्ट टाइम हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है. द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन सेक्टर. और इसीलिए हमारे देश में या किसी भी देश में, पूरे दुनिया में जो लोग हैं वो अलग अलग काम करते हैं, तो उनके एक्टिविटीज़ के बेस पे इसको अलग अलग थ्री सेक्टर्स में क्या किया गया है, क्लासीफाई किया है. यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़, these activities are classified into various three sectors. These sectors are primary sector, secondary sector, and tertiary sector. This topic is very very important in the point of एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट हैज़ बीन आस्क्ड नंबर ऑफ टाइम्स इन द एग्जामिनेशन, राइट? सो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर क्या होता है. तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, ये सब एग्जाम्पल आएंगे इसमें. तो प्राइमरी सेक्टर में अगर आपको वन ही वर्ड में प्राइमरी सेक्टर को याद रखना है तो हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं उनको डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट किया जाता है या डायरेक्ट उसको कंज्यूम किया जाता है, डायरेक्ट उसको यूज़ किया जाता है. तो उसको कंज्यूम करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, डायरेक्ट यूज़ करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होती है इन अलग अलग फील्ड में, एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, एनिमल हस्बेंड्री में, फिशिंग में, पोल्ट्री फार्मिंग में, या माइनिंग, क्वायरिंग, तो ये सभी जो एक्टिविटीज़ होती है वो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ होती है. आई होप कि ये आपको समझ में आया हो. दूसरी चीज़, प्राइमरी सेक्टर में से जो भी प्रोड्यूस होता है, प्राइमरी सेक्टर में से आने वाले प्रोड्यूस को हम रॉ मटेरियल बोलते हैं, और इसीलिए प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो रॉ मटेरियल का सेक्टर होता है, राइट? क्योंकि नेचुरली मिलने वाली जो चीज़ें होती है वो रॉ फॉर्म में होती है, उसके ऊपर में कोई प्रोसेस तो नेचुरली होती नहीं है, राइट? तो इसीलिए उसको हम रॉ मटेरियल सेक्टर भी बोलते हैं. तो मैंने यहाँ पे आपको थ्री वर्ड्स बताए. प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज द रॉ मटेरियल सेक्टर. और प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है या यूज़ किया जाता है. ये बात आपको याद रखना और इसके एग्जाम्पल्स भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है. उसके बाद में आता है सेकेंडरी सेक्टर. तो सेकेंडरी सेक्टर को यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं या तो फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है कि इसमें जो प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल्स आते हैं उसको प्रोसेस किया जाता है इनटू अ फिनिश्ड गुड, ओके, और बाद में उसको सर्विस सेक्टर में बेच दिया जाता है, सर्विस सेक्टर के हवाले कर दिया जाता है. तो इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे. और उसके बाद में जहाँ तक हम टर्शियरी सेक्टर की बात करते हैं तो टर्शियरी सेक्टर में सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है. सर्विसेज मतलब सेवा, सेवा की बात करें तो इसमें जैसे स्कूल, कॉलेजेस,
ये सर्विस सेक्टर में आएगा, क्योंकि ये आपको टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है, एजुकेशन, स्कूल और कॉलेज से एजुकेशन मिलता है। इसके अलावा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, रेलवे हो गई, बसेस हो गई, तो ये आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रही है, राइट। कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे बहुत सारी कंपनियां होती है, एयरटेल होता है, जियो होता है, तो ये आपको कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसे बहुत सारी, जैसे पोस्ट ऑफिस है तो मेलिंग वेलिंग की सर्विस आपको प्रोवाइड हो रही है। कोई भी एम्प्लॉय जो है, गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट्स है, गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है, वो अलग अलग सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही है। ऐसे नंबर ऑफ सर्विसेज है जो कि सर्विस सेक्टर में आएगा यहाँ पे। तो आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो। और इसीलिए देखो कि टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोला जाता है। देखो, प्राइमरी सेक्टर को रॉ मटेरियल सेक्टर बोला जाता है, क्योंकि नेचुरली रिसोर्सेस को वहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके उदाहरण बताए मैंने आपको। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर या तो फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोला जाता है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से आने वाले रॉ मटेरियल को वहाँ पे प्रोसेस किया जाता है इनटू अ फिनिश्ड गुड। फिनिश गुड क्या होता है? वो फिनिश गुड फाइनल गुड्स होता है, मतलब प्रोसेस करने के बाद में जिसको कंज्यूमर क्या करता है, यूज़ करता है, तो उसको हम फिनिश गुड बोलते हैं, राइट। फिनिश गुड के एग्जांपल आपके आजू बाजू में किसी भी वस्तु को उठा के देख लीजिए। आपका फ़ोन हो गया, आपका हेडफोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका टेबल हो गया, चेयर हो गया, आपके एक विंडो, आपके विंडो की ग्रिल हो गई, विंडो के ऊपर में लगे कर्टेन्स हो गए, आपकी बुक्स हो गई, नोटबुक हो गया, पेन हो गया, घर के यूटेंसिल्स हो गए, जितनी भी वस्तुएं आपके आजू बाजू में, सब फिनिश गुड है। कहीं ना कहीं पे इंडस्ट्री में बन के ही आपके घर में आ रही है, राइट। और वो बनाने के लिए कहीं ना कहीं पे रॉ मटेरियल यूज़ हुआ होगा, जो कि आपका प्राइमरी सेक्टर से आया। और टर्शियरी सेक्टर क्या है कि ये सब चीज़ें बेचने वाले दुकान होते हैं, मॉल्स होते हैं, बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, वेयर हाउसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पे इसको रखा जाता है, बाद में बेचा जाता है। तो वो सब एजेंसीज क्या करती है, आपको इन चीज़ों को बेच दिया जाता है रिटेल सेक्टर में, इसका ट्रेड होता है। और बाकी सर्विसेज भी होती है, जो मतलब हम खाने पीने की अलावा जो हमें कंफर्ट चाहिए होता है, या हमें बाकी चीज़ों की भी सर्विस होती है। जैसे मैंने बताया आपको कि जो वस्तुएं होती है, वस्तुओं को हम एक जगह से दूसरी जगह पे जब क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस लेनी होती है आपको, राइट। इंटरनेट फैसिलिटी है तो इंटरनेट की भी सर्विस ही है। तो ऐसे बहुत सारी सर्विसेज जो भी मैंने एग्जांपल बताया वो सर्विस सेक्टर में आएगा। सो आई होप कि यहाँ तक आपकी सभी चीज़ें क्लियर हो। तो इसमें हम उदाहरण डिस्कस करेंगे कि एक प्राइमरी सेक्टर का उदाहरण लेंगे और उसको टर्शियरी सेक्टर तक समझाने की मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे। तो जो एक जहाँ तक हम किसी फार्मर की बात करते हैं, तो कोई फार्मर क्या करता है, अपने खेतों में कॉटन को ग्रो करता है। अपने खेतों में किसको ग्रो करता है? कॉटन को ग्रो करता है। और कॉटन को ग्रो करने के बाद में उसको इंडस्ट्री में कॉटन से क्या बनता है, फाइबर बनता है, क्लॉथ बनती है, राइट। जैसे रबर प्लांटेशन किया जाता है तो रबर से टायर्स बनते हैं। तो ये जैसे आपको पता होगा पेपर इंडस्ट्री, पेपर कैसे बनता है, पेपर भी पल्प से बनता है, राइट। तो ये जो एग्जांपल्स है। और उसके बाद में सर्विस सेक्टर में पता ही है आपको, उसके बुक्स बनेंगे, उसके अलग 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 यूज़ होगा पेपर का, पेपर से बुक्स बनेंगे, नोटबुक्स बनेंगे। तो सर्विस सेक्टर में उसको बेच दिया जाता है, अलग अलग सर्विस प्रोवाइड की जाती है। कपड़े जो होते हैं वो मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन कपड़ों की क्या खेती होती है? क्या नहीं, कॉटन की खेती होती है। कॉटन को कल्टीवेट किया जाता है। और फैब्रिक की खेती होती है क्या? नहीं, फैब्रिक को प्रोड्यूस किया जाता है, क्लॉथ को प्रोड्यूस किया जाता है, और उसके बाद में कपड़े बनाए जाते हैं, उसके बाद में बेचे जाते हैं। बिस्किट का एग्जाम्पल ले लो आप, चॉकलेट का एग्जाम्पल ले लो आप। तो वीट को ग्रो किया जाता है, उसके बाद में वीट को फ्लोर मिल में लेके उसका फ्लोर बनाया जाता है, और बाद में फ्लोर के साथ में कुछ इंग्रेडिएंट मिला के चॉकलेट्स या ब्रेड को बनाया जाता है, राइट। तो ये एक प्रोसेस होती है, और ये प्रोसेस प्राइमरी सेकेंडरी टू टर्शरी होती है। इससे ये भी पता चलता है आपको कि प्राइमरी सेक्टर के ऊपर में आपका सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड है, और सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर में आपका टर्शरी सेक्टर डिपेंड है। अगर सेकेंडरी सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल ही नहीं मिला तो सेकेंडरी सेक्टर आपका डेवलप नहीं हो सकता, और सेकेंडरी सेक्टर अगर डेवलप नहीं हुआ तो आपका टर्शरी सेक्टर डेवलप कैसे होगा? तो इसीलिए ये जो तीनों सेक्टर्स है वो इंटर इंडिपेंडेंट है, तीनों एक दूसरे के ऊपर में कहीं ना कहीं पे क्या है, डिपेंड है।
और किसी भी देश में ये तीनों सेक्टर जब क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो वो कंट्री काफ़ी आगे निकल जाती है, उसको डेवलप कंट्री बोलते हैं। जैसे यूएसए हो गया, जापान हो गया, या बाकी कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज, ये डेवलप कंट्रीज क्यों है? क्योंकि ये बहुत आगे निकल चुकी है, वहाँ का प्राइमरी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप है। अभी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में वो लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मतलब प्राइमरी सेक्टर से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। तो प्राइमरी सेक्टर्स जिस कंट्री का डेवलप है, उस कंट्री के सभी सेक्टर डेवलप होते हैं। तो हमारे देश का प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम पूरी तरह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को आज यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो इसके अलग अलग कारण है कि हमारे देश के लोगों के पास में या गवर्नमेंट के पास में उतना सफिशियंट कैपिटल नहीं है, एडिक्वेट कैपिटल नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, या उतने स्किलफुल लोग नहीं है, इन्वेस्टर्स नहीं है। ये न होने के कारण हम हमारे देश के नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे। राइट, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है। प्राइमरी सेक्टर की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर से आने वाली इनकम बहुत कम होती है, सबसे कम इनकम होती है प्राइमरी सेक्टर से आने वाली इनकम। लेकिन एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारे देश के बारे में या डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में, कि इंडिया की मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर में डिपेंड है आज की डेट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और इसको आपको याद करके रखना है। राइट, सो सेकेंडरी सेक्टर में क्या है कि सेकेंडरी सेक्टर में 12 to 18% पॉपुलेशन हमारे कंट्री की क्या है, एंगेज है। ये थोड़ा सा इंटरनेट पे आप इसको, इस फिगर को देख सकते हो कि सेकेंडरी सेक्टर में एक्चुअली कितनी पॉपुलेशन एंगेज है। तो प्राइमरी सेक्टर में जो भी मटेरियल प्रोड्यूस होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, तो उसकी कॉस्ट अपने आप सेकेंडरी सेक्टर में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर का जो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होता है वो प्राइमरी सेक्टर से बहुत ज़्यादा होता है। और फाइनली जब टर्शरी सेक्टर में वो फिनिश गुड सर्विस सेक्टर में पहुंच जाता है, तो उसकी कीमत वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसीलिए टर्शरी सेक्टर में टर्शरी सेक्टर से आने वाली जो कीमत होती है, उसकी प्राइस होती है वो, या उसकी इनकम जो होती है, टर्शरी सेक्टर से आने वाली इनकम हमारे देश में दोनों सेक्टर से ज़्यादा होती है। ये भी बात यहाँ पे आपको याद रखना है। तो आगे डिटेल में इसको किसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस क्लास में आपको इतना ही याद रखने की कोशिश करना है जो मैंने बताया है यहाँ पे, कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इसमें क्या डिफरेंसेस है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कैसा है। तो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कैसा है इसका, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, उसके बाद में सेकेंडरी का बहुत ज़्यादा है, और टर्शरी का उससे भी ज़्यादा है। लेकिन पॉपुलेशन एंगेज कैसी है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एंगेज कहाँ पे है आपकी, प्राइमरी सेक्टर पे, उससे कम एंगेज कहाँ पे है, सेकेंडरी में। और टर्शरी सेक्टर में भी प्राइमरी सेक्टर के बाद में आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एंगेज है, और इनकम भी बहुत ज़्यादा आती है यहाँ पे। सो दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इन सभी टाइप्स में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनको हम यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। और जैसे सर्विस सेक्टर में आपने देखा कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस, ये सब सर्विसेज आती है। सो द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो तीनों सेक्टर में होने वाली जो एक्टिविटीज़ है उससे क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है। दीज एक्टिविटीज़ ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। और ये जो एक्टिविटीज़ होती है तो इससे ही हमारे देश की जो नेशनल इनकम होती है वो क्या होती है, ग्रो होती है। देखो इसका एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल समझेंगे हम। तो एग्जाम्पल है, इसको मतलब फैक्ट मत समझिए आप। तो जब देखो कि गेहूं का एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो गेहूं का एग्जाम्पल जब लेंगे हम, तो यहाँ पे देखो 100 kg जो वीट होता है वो मान के चलो आपकी 1500 रुपये में आ जाएगा, 1500 में 100 kg वीट आ जाएगा। लेकिन जब मार्केट उसका फ्लोर बनेगा तो फ्लोर की जो प्राइस होती है तो प्राइस इसकी बढ़ जाएंगी। जो वीट आपको पर केजी 15 रुपीज़ मिल रहा है, जो वीट आपको 15 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है, उसी से 1 kg जो फ्लोर मिलेगा आपको वो शायद 30 रुपये पर केजी हो जाएगा। और उससे जो बिस्किट्स बनेंगे, तो बिस्किट से मान लो कि 1 kg वीट फ्लोर से आप 2 पैकेट बिस्किट बना रहे हो, 2 पैकेट बिस्किट या ब्रेड बना रहे हो आप, तो उसकी जो प्राइस होती है वो अब 100 रुपीज़ होती है।
अबाउट, क्योंकि वो 5 पैकेट्स बना रहे हैं हम, तो 5 पैकेट्स की अब 100 रुपीज़ प्राइस होती है। तो इससे पता चलता है कि 1 किलो जो गेहूं का आटा होता है उसकी प्राइस यहाँ पे 30 रुपीज़ है। 1 किलो गेहूं की प्राइस 15 रुपीज़ है। देखो, 1 किलो गेहूं आपका 15 रुपीज़ का है, 1 किलो आटा आपका 30 रुपीज़ का हो गया। उस आटे से हमने 5 बिस्किट्स के या ब्रेड के पैकेट्स बनाए जिसकी कीमत यहाँ पे मोर देन 100 रुपीज़ है। तो इससे पता चलता है आपको कि प्राइमरी सेक्टर से लेके टर्शियरी सेक्टर तक जो भी रॉ मटेरियल को हम प्रोसेस कर रहे हैं तो उसकी हर एक सेक्टर में वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और वैल्यू चेंज होने के कारण हमारे देश की जो नेशनल इनकम होती है उसमें भी क्या होती है, ग्रोथ होती है। क्योंकि उसको बाद में हम ट्रेडिंग करेंगे, बेचेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें इनकम भी तो आएंगी ना, राइट। तो इसीलिए किसी भी देश के इकोनॉमी को अगर डेवलप करना है तो उस देश में प्राइमरी सेक्टर बहुत अच्छी तरह से डेवलप होना चाहिए। और उसके ऊपर काम करने वाली जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वो फिर कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, राइट। वो आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो सकती है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो सकती है। तो वो बहुत ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर की जो कीमत होती है वो क्या हो जाती है, 10 गुना 100 गुना बढ़ जाती है। और उसके बाद में उसको ट्रेडिंग करने के लिए तो सर्विस सेक्टर इसेंशियल है। तो सर्विस सेक्टर भी डेवलप होना चाहिए। और सर्विस सेक्टर में क्या होना चाहिए, एजुकेटेड लोग होने चाहिए, स्किल लेबर होने चाहिए, स्किलफुल लोग होने चाहिए, हेल्दी लोग होने चाहिए जो जो क्या करेंगे, सर्विस सेक्टर को एक्सपांड करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव टू पार्ट्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में दो पार्ट्स आते हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। सो मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व remunerations to anyone who performs, that is activity perform for the pay or profit। तो मार्केट में प्रॉफिट के लिए काम करने वाले जो मतलब प्रोफेशनल्स होते हैं या एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले लोग होते हैं जिनको मतलब पे किया जाता है या जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, तो वो मार्केट एक्टिविटीज़ में काम करने वाले लोग होते हैं। दीज इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो ये लोग वो लोग होते हैं जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होते हैं ये। या तो फिर सर्विस देने वाले लोग होते हैं, जैसे स्कूल कॉलेजेस चलाने वाले लोग मान लो आप, या बैंक चलाने वाले लोग मान लो, राइट। तो ये सर्विस प्रोवाइडर होते हैं एक्चुअली, या तो फिर मैन्युफैक्चरर होते हैं। इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, इसमें गवर्नमेंट की सर्विस भी आ जाती है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में क्या आता है, तो इसमें आर द प्रोडक्शन फॉर द सेल्फ कंजम्पशन। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में एक्चुअली जो प्रोडक्शन होता है वो खुद के लिए होता है। जैसे मार्जिनलाइज जो फार्मर होते हैं, जो छोटे किसान होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी फैमिली की जितनी नीड होती है उतना ही वो क्या करने की कोशिश करते हैं, उनके फार्म से प्रोडक्शन लेने की कोशिश करते हैं। या तो फिर बाकी जो छोटी मोटी कॉटेज इंडस्ट्री को चलाते हैं तो वो अपने नीड का ही उसमें क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। दिस कैन बी सो यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ भी करना है आपको। तो जैसे ये जो लोग होते हैं तो ये खुद के लिए क्या करते हैं, कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करते हैं और प्रोसेसिंग भी करते हैं। तो ये सब प्राइमरी प्रोडक्ट होते हैं। और इनका ये कुछ ये खुद का ही प्रोडक्शन होता है और फिक्स एसेट्स होती है। तो एक्टिविटी दी है यहाँ पे, एक्टिविटी परफॉर्म क्या करना है, विजिट अ विलेज और कॉलोनी लोकेटेड नियर to your residential area and note down the various activities undertaken by the people of that village or colony. If this is not possible, ask your neighbor what is their professions, in which of their sectors, in which of the three sectors will you categorize their work. Say whether these activities are economic or non-economic activities. Vilas sells fish in the village market, Vilas cooks food for his family, Sakal works in the private firm, Sakal looks after his younger brother। तो देखो यहाँ पे आपको आपके गांव में कि लोगों को विजिट करना है और पूछना है कि वो लोग कौन सा काम
काम करते हैं और उसको समझने के बाद में अभी तक हमने जो पढ़ा है, जो चीज़ें समझी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर, तो उसको क्लासिफाई करना है आपको कि वो किस सेक्टर की एक्टिविटी है उन लोगों की। और इसका रिपोर्ट बना के आप लोग मुझे क्या करोगे, सेंड करोगे ग्रुप पे, राइट। सो आगे देखते हैं। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस देयर इज़ द डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन इन द फैमिली। देखो हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी एक ट्रेडिशनल मान्यताएं है। तो होता क्या है कि हर फैमिली में देखा जाता है कि जो जेंट्स होते हैं, जो मेल होते हैं, तो वो बाहर में काम करते हैं और जो घर के जो काम होते हैं वो फीमेल को करना होता है। सो वुमेन्स जनरली लुक आफ्टर द डोमेस्टिक कोर्स एंड मेन्स वर्क इन द फील्ड। साकाल्स मदर शीला कुक्स फूड, cleans utensil, washes clothes, cleans the house and look after her children। साकाल के केस में देखा था कि उसकी मम्मी क्या करती थी, घर के काम करती थी, घर के बच्चों की देखभाल करती थी। एंड साकाल फादर बूटा जो था वो क्या करता था, खेतों में काम करता था। सेल द प्रोड्यूस इन द मार्केट एंड अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। और खेतों में जो भी फसल हो जाती थी तो उसको मार्केट में वो बेचता था और उससे आने वाली इनकम से वो अपने फैमिली को क्या करता था, चलाता था। सो शीला इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर द अनब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली। और शीला को देखो, जो शीला घर में काम कर रही है, हाउस कोर्स को देख रही है, बच्चों की देखभाल कर, तो इसके लिए क्या बूटा उसको सैलरी थोड़ी ना दे रहा है यहाँ पे, तो उसको कोई इनकम तो आ नहीं रही है। अगर वो बाहर जाती कुछ काम करती तो उसको इनकम आती, वो इनकम होती। तो घर में हमारे देश में ऐसे मतलब करोड़ों घर है जहाँ पे जो औरतें हैं, वुमेन्स है, वो घर में काम करती है, लेकिन काम करने के घर में पैसे थोड़ी मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे मतलब जब तक वुमेन्स को प्रमोट नहीं किया जाएगा काम करने के लिए, या उनको वो थोड़ा लिबर्टी नहीं दी जाएंगी जब तक, तब तक घर की जो इनकम सोर्स है वो नहीं बढ़ने वाली है। तो इस बात को यहाँ पे समझना होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि वुमेन्स को उनके राइट्स देने चाहिए और ये आज के डेट की ज़रूरत है कि उन्होंने भी काम करना चाहिए, तभी तो घर की इनकम बढ़ेगी। अगर इनकम बढ़ेगी तो आपके लाइफ में कंफर्ट भी बढ़ेगा, आपकी जो मैक्सिमम नीड्स है उसको आप पूरा कर पाओगे उस इनकम से। इसीलिए इस बात को यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो शीला इज नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर द अनब्रिंगिंग ऑफ द फैमिलीज, राइट, upbringing of the families. Buddha earns money which he spent on the rearing his family. Women are not paid for the services delivered in the family। किसी मतलब हमारे देश में तो ये नहीं होता है कि घर में अगर आप काम करते हो तो वुमेन्स को कोई पेमेंट नहीं दिया जाता है, और मतलब वो देना भी कहाँ तक सही है, तो ये भी सोचने की बात है। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज इन द नेशनल इनकम। और इसीलिए जो घर में जितनी भी वुमेन्स काम करती तो उसको नेशनल इनकम में थोड़ी ना काउंट किया जाता है, क्योंकि वो कोई इनकम का सोर्स नहीं होता है। सो गीता मदर ऑफ विलास, तो विलास के मम्मी का यहाँ पे एग्जाम्पल दिखिए। और एंड इनकम बाय सेलिंग फिश, तो वो बाहर में क्या कर रही है, फिशेस को बेच रही है और उससे इनकम घर में आ रहा है, राइट। सो दस वुमेन्स आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट। तो जब लेबर मार्केट में वुमेन्स या कोई भी एंटर करेगा काम करने के लिए तो वहाँ पे उसको पेड किया जाएगा, वो उसकी इनकम डेफिनेटली होती है। दे आर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और स्किल। और ये जो इनका अर्निंग का सोर्स होता है, अर्निंग कितनी देने होनी चाहिए या उनको कितने वेजेस मिलने चाहिए, तो वो उनके एजुकेशन और स्किल के ऊपर में डिपेंड होता है। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। सो एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल, तो किसी भी इंसान को एजुकेशन से मदद मिलती है। किस चीज़ के लिए मदद मिलती है? टू मेक द बेटर यूज़ ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल बिफोर हिम और हर। किसी भी व्यक्ति के आगे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती है तो वो एक्चुअली एजुकेशन अवेलेबल करके देता है। अगर आपको टीचर बनना है, पीयून बनना है, मैनेजर बनना है, या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप बन नहीं सकते डायरेक्ट ऐसे मार्केट में चले गए और बोल दिया कि मैं इंजीनियर का काम करूँगा, मैं डॉक्टर बन जाऊँ, पॉसिबल नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप पहले से ही प्राइमरी से उस टाइप का एजुकेशन लेना पड़ेगा। आपको प्रॉपरली इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेके इंजीनियर बनना होगा, आपको डॉक्टर बनना होगा, आपको टीचर का प्रोफेशन चॉइस करके टीचर ट्रेनिंग करना होगा, आपको अगर इलेक्ट्रिशियन बनना है तो आईटीआई करना होगा आपको। तो ये
जब आपके पास में वो डिग्री होगी, वो एजुकेशन लेके आप में स्किल डेवलप होगा, तभी आप उससे रिलेटेड जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ काम करने की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, तो आप क्या कर पाओगे, उस काम को एक्सेप्ट कर पाओगे और उससे आपको अर्निंग होगी और उसी से आपकी लाइफ फिर चलेगी आगे, राइट? सो एजुकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज हियर. सो माय डियर स्टूडेंट, आई रिक्वेस्ट यू हियर कि लाइफ में जो भी बनना है आपको, तो पहले से ही डिसाइड करके रखो कि मुझे ये बनना है और उसके लिए मुझे ये करना है, ऐसा ऐसा एजुकेशन लेना है, ये स्किल डेवलप करना है, तभी जाके मुझे आगे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और मेरी लाइफस्टाइल और जो भी नीड्स है वो उनको मैं पूरा कर पाऊंगा, राइट? सो एजुकेशन एंड स्किल्स आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल्स इन द मार्केट, राइट? अ मेजोरिटी ऑफ वुमेन हैव मीगर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन. लेकिन हमारे देश में देखो कि एक जो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन्स की जहाँ तक हम बात करते, तो इनका एजुकेशन और इनकी जो स्किल है वो बहुत ही लो दर्जे की देखी जाती है एज कम्पेयर टू मेंस. वुमेन्स आर पेड लो कम्पेयर टू द मेन, और इसीलिए वुमेन्स को, और ये मान्यता भी है कि वुमेन्स मेंस के बराबर काम नहीं कर सकती, तो इसीलिए उनको जब काम करने बाहर हमारी वुमेन्स निकलती है तो बहुत कम वेजेस दिया जाता है एज कम्पेयर टू मेंस. वेजेस का मतलब यहाँ पे मजदूरी होता है, राइट? मोस्ट वुमेन्स वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर. तो दूसरा चैलेंज ये भी है कि वुमेन्स बाहर में जब काम करने जाती है तो जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है. तो हमारे यहाँ पे सिक्योर मतलब जो एटमॉस्फियर है, सरकमटेंसेस ज़्यादा सिक्योर नहीं. डेवलपिंग कंट्रीज़ में जनरली ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलती है और ये बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं आपको. आप टीवी चैनल्स में, न्यूज़पेपर में ये सब न्यूज़ देखते ही हो और सुनते ही हो. सो वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू द लीगल प्रोटेक्शन इज़ मीगर. तो हमारे देश में जो कानून है, जो लॉज है, एक्ट है वुमेन्स प्रोटेक्शन के लिए, वो और भी क्या होने चाहिए, मतलब अच्छे होने चाहिए. उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है, क्योंकि जो जिस तरह से क्राइम रेट क्या हो रहा है, क्राइम रेट में ग्रोथ हो रही है, और वीमेंस सिक्योरिटी की जहाँ तक बात आती है तो ये बहुत चिंता का विषय है. तो उसके लिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाए हैं, उसमें इम्प्लीमेंटेशन की आज की डेट में ज़रूरत है. एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज़ द कैरेक्टराइज बाय इरेगुलर एंड लो इनकम. और जो एम्प्लॉयमेंट होता है इन सेक्टर्स में, तो वो रेगुलर नहीं होता है, इरेगुलर होता है. मतलब हम यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं. इन दिस सेक्टर देयर इज़ एन absence ऑफ बेसिस फैसिलिटीज़ लाइक मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम. तो वुमेंस के साथ में ये सब प्रॉब्लम्स होती है कि उनको मैटरनिटी लीव चाहिए होती है, या फिर चाइल्ड केयर, उनके छोटे छोटे बच्चों को लेके उनको काम भी करना होता है. सोशल सिक्योरिटी सिस्टम होनी चाहिए, जो कि अभी अभी बात किया हमने. हाउ एवर वुमेन्स विथ हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर रैपिड एट पर विद द मेन. लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो इंडिया में हमारी जो बच्चियां है, राइट, वुमेन्स है, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू मेंस. सो उनमें भी स्किल फॉर्मेशन और उनको एजुकेशन वो यहाँ पे इक्वालिटी बेसिस पे दिया जा रहा है. अमॉन्ग द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट. टीचिंग और मेडिसिन सेक्टर में वुमेन्स को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्कोप मिल रहा है और जाना भी चाहिए उन लोगों ने. सम वुमेन्स हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब. कुछ वुमेन्स एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा रहे हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, जो सिविल सर्विसेज होती है, बड़ी बड़ी पोस्ट होती है, उसमें उस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी आज वुमेन्स को देखा जा सकता है. मतलब ऐसा तो कोई सेक्टर ही नहीं है जिस सेक्टर में आज वुमेन्स काम नहीं कर रही हो. सो नीड हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल competence. Ask your sister or your classmate what she would like to take up as a career. तो आप आपके दोस्तों को, आपके घर में आपके सिस्टर को, आपके फ्रेंड को, आपके रिलेटिव को पूछ सकते हो कि उनको कौन सा करियर चॉइस करना है, क्यों करना है, और उनको अगर आपके समझ में आए तो आप उनको सजेस्ट भी कर सकते हो. तो इससे पता चलता है हमें ओवरऑल कि हमारे सोसाइटी की कंडीशन क्या है, और जो वुमेंस की कंडीशन है, गर्ल्स की कंडीशंस है, तो उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ है सोसाइटी में, तो वो आगे बढ़ना चाहती है तो क्यों बढ़ना चाहती है, और आगे बढ़ना नहीं चाहती है तो क्यों नहीं बढ़ना चाहती है. तो ये
जब आप इंटरेक्शन करोगे तो आपको इसके बहुत सारे सिलेबस के बाहर के भी आंसर देखने को मिल जाएंगे, और ये जानना कहीं ना कहीं पे बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, राइट। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में जैसे द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ persons indicated by the life expectancy and skill formation acquired by the people of the country. The quality of the population ultimately decides the growth rate of the country. Literate and healthy population are an assets. तो इसमें जो भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। अगर इस लेक्चर में आपको जो भी चीज़ें समझ में ना आई हो तो आप इस वीडियो को जब पूरा देख लोगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है आप लोगों को, और बताना है, या तो फिर बाद में आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। उन सभी कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो आप ये वाला जो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है यहाँ पे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को, इसको एक या दो बार रीड करोगे प्रॉपरली, और इसके खुद के नोट्स बनाओगे, हार्ड वर्ड्स को फाइंड आउट करोगे। सो थैंक्स फॉर दिस watching. See you in the next video.